नमस्कार एंड वेलकम टू ऑरोफियन ग्लोबल कॉड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है इंडिया के लिए। ये न्यूज़ अगर आप लोग सुनोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। दरअसल एनडीटीवी का तो सबसे पहले ये आर्टिकल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसकी जो हेडलाइन है वो कुछ इस तरीके से है कि वॉल स्ट्रीट स्नब्स चाइना फॉर इंडिया इन अ हिस्टोरिक शिफ्ट। इस चीज़ को अगर आप लोग देखो ना तो हिस्टोरिक शिफ्ट कहा जा रहा है। किस चीज़ को ये कहा जा रहा है? दरअसल हो क्या रहा है ना कि वॉल स्ट्रीट से मतलब है यहाँ पर यूएसए के जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं वो, तो यूएसए के जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं वो चाइना को छोड़ रहे हैं। इसको छोड़ के अब इंडिया के जो स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर वॉल स्ट्रीट ही लिखा है, लेकिन अगर आप लोग ये जो पूरा आर्टिकल इसमें पढ़ोगे तो सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि जापान के भी इन्वेस्टर्स या फिर बाकी जो कंट्रीज हैं बड़ी बड़ी, उनके भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में इसी तरीके की बातें की गई है। तो ये जो पूरी चीज़ है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और एक एक करके ये जो आर्टिकल में लिखा है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर आप लोग देखो ना तो इसमें ये बताया गया है कि यूएसए के अंदर जो ईटीएफ्स है जिसमें इंडियन कंपनीज में डील किया गया, उसमें अगर आप लोग देखो तो रिकॉर्ड इनफ्लो आया है। 9 ईटीएफ हो गया, रिकॉर्ड ओवरफ्लो हो गया। इसका मतलब क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पर डिटेल में। ईटीएफ दरअसल होता क्या है ना कि ऐसे समझो आप लोग की बहुत सी कंपनीज होती हैं, एक कंपनीज की यहाँ पर बात नहीं हो रही, अलग अलग कंपनी जो है उनको मिला के एक ग्रुप बना दिया जाता है और इसको कह दिया जाता है ईटीएफ। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होता है। कुछ अंतर होता है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में, लेकिन वो यहाँ पर डिस्कस करने से मतलब नहीं है, वो करूंगा अभी तो बहुत लंबा ये जो वीडियो है वो हो जाएगा। केवल इतना आप लोग समझो कि ये म्यूचुअल फंड की तरह होता है और बहुत सी कंपनी का एक ग्रुप होता है ईटीएफ में। अब कल को कोई पर्सन जो है वो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्ट अल्टीमेटली किस में कर रहा है? इस ईटीएफ के अंदर जो कंपनीज होगी ना उसमें उसका पैसा लग रहा है ना। उसको लग रहा है कि इसके अंदर जो कंपनीज हैं वो कल को राइज करेंगी, अच्छा प्रॉफिट कमा के देंगी, तो इसीलिए इस ईटीएफ में आप लोग कह सकते हो इन्वेस्ट कर रहा है। तो उन ईटीएफ्स की बात करें जिसमें इंडिया की जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स है, इसमें अगर आप लोग देखो तो रिकॉर्ड इनफ्लो आया है। रिकॉर्ड इनफ्लो आने से मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टर्स जो है उनने अपना पैसा लगाया है, इसमें पैसा डाला है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अल्टीमेटली जो इंडिया की कंपनीज है उसमें जो इन्वेस्टर्स है उनको भरोसा है, ये इसका यहाँ पर मतलब है। उसके अगेंस्ट में अगर आप लोग चाइना का यहाँ पर देखो तो चाइना के बारे में बताया गया है कि 4 ऐसे बड़े ईटीएफ्स, यानी कि बहुत से ऐसे ईटीएफ होंगे यूएसए में जिनने चाइनीज कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन चाइनीज कंपनीज में जो डील करती होंगी, लेकिन उसमें से 4 जो बड़े ईटीएफ्स है ना जिसका आप लोग कह सकते हो ज्यादा फंड है, जिनके अंदर जिसमें ज्यादा पैसा है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उन चारों में मिला के 800 मिलियन यूएस डॉलर जो है उसका आउटफ्लो हुआ है, यानी कि उससे पैसा निकाल लिया गया। पहले जितना उसमें इन्वेस्ट किया गया था अब उतना इन्वेस्ट नहीं किया गया है। ये इन्वेस्ट अब चाइना की जगह इंडिया के जो ईटीएफ्स हैं, इंडिया की कंपनीज के जो ईटीएफ्स है उसमें किया गया। ऐसा इसमें बताया गया आर्टिकल में कि हर एक यूएस डॉलर जो चाइना से निकाला जा रहा है उसके बदले में 50 सेंट जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हो कि पूरा पिक्चर जो है यहाँ पर वो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि जो इन्वेस्टर्स है वो चाइना पे अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे, चाइना से अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है वो निकाल रहे हैं और इंडिया में अब अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप लोग देखो तो जो यूएसए में इन्वेस्टमेंट्स बैंकर्स हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज है वो भी अगर आप लोग देखो तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया पे जो भरोसा है वो कर रहे हैं और इंडिया पे उन लोग ने काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो लगा रखा है। मार्शल वेस करके एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है कंपनी है, आप लोग कह सकते हो, उसने यूएसए के बाद अपना सबसे ज़्यादा जो पैसा है ना वो इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया पे, इंडिया के जो कंपनीज है उस पर या फिर इंडिया के जो बॉन्ड्स वगैरह गवर्नमेंट के उसमें। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो एजी करके एक कंपनी है, उसने भी जो इमर्जिंग मार्केट ग्रुप है ना उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया पे किया है। तो आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि जो सेंटिमेंट है पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स या फिर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी या फिर जो भी इन्वेस्टर्स को बताती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है वो पूरी तरीके से इंडिया के फेवर में है। इसी के चलते हो क्या रहा है कि अभी आप लोग ने हाल में सुना होगा कि जो इंडिया के स्टॉक मार्केट है वो चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है दुनिया का, और 2030 तक ऐसा बताया जा रहा है कि ये तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन जाएगा इंडिया का। मॉर्गन एंड स्टैनली का ऐसा कहना है। प्लस मॉर्गन एंड स्टैनली का जो MSCI इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उसमें अगर आप लोग को पता हो, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसमें कि जो इंडिया का शेयर है ना इस पूरे इंडेक्स में, इंडेक्स की वैल्यू डिसाइड करने के लिए हर कंट्रीज की जो स्टॉक मार्केट है उनको एक शेयर दिया गया है। ज़्यादा जिसके पास पैसा है यानी कि ज़्यादा जिसका स्टॉक मार्केट बड़ा है उसको ज़्यादा शेयर दिया गया है, जो छोटी कंट्रीज है उनको छोटा शेयर दिया गया है। तो इंडिया का जो शेयर है ये रिकॉर्ड हाई कर दिया गया इस बार, 18% इंडिया का जो शेयर है वो बढ़ा के कर दिया गया।
और चाइना का जो शेयर है वो अगर आप लोग देखो तो इंडिया से तो ज़्यादा है, लेकिन चाइना का जो शेयर है वो अब इसके कंपैरिजन में इसके लिए अगर आप लोग देखो तो रिकॉर्ड लो है। हर साल से बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया, 24.8% यहाँ पर कर दिया गया। फिर गोल्डमैन सैक हो गया, जेफरी हो गया, ये सब अगर आप लोग देखो ना, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अपने जो इनके फॉलोवर्स है, जो इनके पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको टाइम टू टाइम ये कहती है कि इंडिया पे इन्वेस्ट करो और इंडिया पे आप लोग को अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा। और सिर्फ यूएसए ही नहीं, अगर आप लोग देखो ना तो जापान से भी सेम तरीके का जो सेंटिमेंट है वो देखने को मिला है। जापान के ऐसा बताया जाता है जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ यही जानते हैं कि जो यूएसए है वहाँ पर पैसा लगा दो और वहाँ से हम लोग को रिटर्न मिल जाएगा, रिस्क ज़्यादा नहीं लेते, बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं जापान के। लेकिन इनने भी अगर आप लोग देखो तो जो यूएसए है उससे अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है, थोड़ा वार्मिंग दिखाई है यहाँ पर, और इंडिया की तरफ जो अपना रुख है वो दिखाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि टॉप 20 बड़ी जो आप लोग कह सकते हो म्यूचुअल फंड है जापान की, उसमें से 5 ऐसी हैं जो इंडिया के स्टॉक्स जो है उसमें इन्वेस्ट करती हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इंडिया के कंपनीज में स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने वाली जो म्यूचुअल फंड्स है, चाहे ईटीएफ्स है, उसमें इनफ्लो आ रहा है, वो आप लोग कह सकते हो राइज कर रही है। उस तरफ जो इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पूरी दुनिया आप लोग कह सकते हो जो एक टाइम पे चाइना की तरफ दौड़ती थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अब चाइना से बाहर ये दौड़ रही हैं, और चाइना से बाहर दौड़ रही हैं और इंडिया की तरफ आप लोग कह सकते हो अब यहाँ पर दौड़ रही है। लेकिन देखो होता क्या है ना कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो पागल नहीं होता। कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट बैंक की कंपनी बोल देगी तो वो कर देगा। वो भी बहुत सी चीज़ देखती है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जो है ना वो भी अगर बोल रही है कहीं पर इन्वेस्ट करने को, कहीं की रेटिंग जो है वो बढ़ा रही है, तो उसके पीछे भी कारण है। ऐसे ही वो नहीं बढ़ा देगी, उसके भी फॉलोवर्स है, जो पैसा अगर अपना खोएंगे तो कल को उसके फॉलोवर्स, उसके सब्सक्राइबर कम होंगे। और तो इंडिया के लिए अगर आप लोग देखो ना तो क्यों इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया जा रहा है, क्यों जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज है वो कह रही हैं अपने फॉलोअर्स को इन्वेस्ट करो इंडिया में, या फिर इन्वेस्टर्स अपना रुख यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसके पीछे अगर आप लोग सबसे बड़ा कारण जो है ना वो अगर आप लोग देखो तो वो है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करना। आप लोग को मैं बताऊं तो पिछले कुछ सालों से अगर आप लोग देखो ना तो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इंडिया खर्च कर रहा है अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और इसके बारे में आप लोग न्यूज़ पढ़ ही रहे होगे टाइम पे, इंडिया पे एयरपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रोड बहुत तेज़ी से बनाई जा रही है, ब्रिजेस बहुत तेज़ी से बनाया जा रहा है, एक एक हाईवेज जो है वो बहुत तेज़ी से बना रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। हर साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट एलोकेशन है ना वो बढ़ा ही जा रहा है। इसी साल अगर आप लोग देखो हाल में जो इंटरिम बजट इंडिया की गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, इसमें ऐसा बताया गया है कि फिस्कल ईयर 25 जो है इसमें इंडिया 134 बिलियन का खर्चा करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो कि लास्ट ईयर से अगर आप लोग कंपेयर करो तो 11% ज़्यादा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर से हो सकता है आप लोग यहाँ पर सवाल करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्टर्स का, क्यों स्टॉक इन्वेस्टर्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें मैं आप लोग को यहाँ पर सिंपल मतलब बता दूँ कि होता क्या है ना, सिंपल यहाँ पर जो कनेक्शन है वो ऐसे समझो आप लोग कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जहाँ पर आप लोग कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त होता है, आप लोग कह सकते हो सफिशिएंट होता है, वहाँ पर बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट देता है, इससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके चलते होता क्या है कि यहाँ पर कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाती है, यहाँ पर जो बिजनेसेस है वो राइज करने लगता है। आप लोग कह सकते हो जो कंट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, उस कंट्री की इकोनॉमी डेवलप करने लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोग एक तरीके से ऐसे समझो ना कि आप अपने लिए कोई एसेट्स बनाते हो, आप घर कहीं खरीदते हो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, तो उसमें फिर आप लोग मान लो किसी को किराया पे दे देते हो वो घर, तो बैठे बैठे वो पैसा आप लोग को कमा के देती है। और घर इतनी जल्दी तो ऐसा है नहीं कि उसको तोड़वा के दोबारा बनाना पड़ेगा, कम से कम 100 साल तक तो वो बिल्डिंग जो आपने बनाई है वो खड़ी रहेगी। यही चीज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक बार आप लोग उसको बना देते हो तो वो काफ़ी सालों तक खड़ी रहती है। ऑफकोर्स करप्शन नहीं होता है उसमें अगर तो, और वो खड़ी रहती है तो वो पैसा कमा कमा के आपको देती रहती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी वहाँ का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है अच्छा हो जाता है और बिजनेस वहाँ पर प्रॉस्पर करते हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग ऐसे समझो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलप कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें अभी हाल में थोड़ा डाउन टर्न देखने को मिला है, इसलिए वहाँ से भी जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, ये एक और कारण है। उसके अलावा तीसरा कारण अगर आप लोग देखो तो चाइना के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी राइवलरी
एक बहुत बड़ा कारण है। यूएसए जो है या फिर बाकी यूके और इस तरीके की जो कंट्रीज है वो अपने इन्वेस्टर को कह रही हैं आप चाइना में इन्वेस्ट मत करो, चाइना अपनी कंपनीज को कह रही है चाइना से अपना जो प्रोडक्शन है उसको बाहर निकालो, और इंडिया इसी टाइम पे जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करके कह रहा है कि आप लोग यहाँ पर आ जाओ। तो कहने का मतलब है कि ये जो राइवलरी है इसका भी नुकसान हो रहा है अगर आप लोग देखो तो चाइना को। उसके बाद अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया का जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इसने आप लोग कह सकते हैं पूरी दुनिया को अच्छी अच्छी कंट्रीज़ को अपना फैन बना दिया है। अभी मैं सुन रहा था कि जो आईफिल टावर है आप लोग ने भी सुना होगा, वहाँ पर भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन से हो क्या रहा है, एक तो पेमेंट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, पेमेंट आप लोग मोबाइल से कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो लोग ज़्यादा चीज़ देख पा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ खरीद पा रहे हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर पा रहे हैं। कंप्लीटली आप लोग कह सकते हो पूरी सोसाइटी को, पूरी कंट्री को ये चेंज कर रहा है। गूगल भी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी न्यूज़ आई थी कि ये अब बात कर रहा है कि इंडिया का जो सिस्टम है इसी के थ्रू, इसी को यूज़ करके ये दूसरी कंट्री में, इंडिया के अलावा बाकी कंट्री में भी जो पेमेंट का जो एक सिस्टम है वो डेवलप करे। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो यूपीआई सिस्टम है, इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट वाला सिस्टम है, इसने फैन किया है दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं उनको। ना कुछ क्रिटिसिज्म आप लोग कह सकते हो, कुछ जो नेगेटिव साइड है वो भी बताया गया। इंडिया के अंदर जो ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है आप लोग कह सकते हो इंडिया के लिए ये जो इंडिया के प्रति इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है इन्वेस्टर्स का, उसके बारे में सबसे पहले तो इसमें ये बताया गया है कि देखो पिछले सालों में अगर आप लोग देखो ना तो मार्च 2020 के बाद से ऐसा बताया गया है कि इंडिया का जो इंडेक्स है, जो सेंसेक्स है आप लोग कह सकते हो, वो ट्रिपल कर गया है। उस समय जितनी वैल्यू थी आज उसके 3 टाइम्स हो गई है। लेकिन इसके चलते जो इसका रिटर्न है ना, वो अगर आप लोग देखो तो वो सिर्फ डबल किया है। तो आप लोग कह सकते हो जो प्राइस है वो ज़्यादा तेजी से भाग रहा है, जो प्रॉफिट ये देता है वो धीरे धीरे आप लोग कह सकते हो कम होता जा रहा है। और बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको अब डर सताने लगा है। आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया की जो मार्केट है वो अपने अगले कुछ सालों तक आप लोग कह सकते हो साइडवेज जाएगी। साइडवेज का क्या मतलब है ये अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं यहाँ पर। दरअसल होता क्या है ना कि अगर आप लोग ग्राफ में देखो, इस तरफ अगर आप लोग यहाँ पर मानो कि प्राइस है और इधर नीचे अगर आप लोग मानो तो नीचे आप लोग मान लो कि जो टाइम है वो है, तो ये जो ग्राफ हुआ ना ये आप लोग कह सकते हो होता है राइस का, यानी कि स्टॉक जो है या फिर किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो यहाँ पर राइस कर रहा है। इस टाइप पे कभी भी कोई इन्वेस्टर्स कोई स्टॉक या कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसको प्रॉफिट ही होगा। जबकि इसके बाद जब आप लोग कह सकते हो ये अपने पीक पे पहुंच जाता है कि उसके बाद अब ये राइज नहीं करेगा, तो थोड़े टाइम के लिए जो मार्केट होती है ना वो ऐसे हो जाती है, ऊपर नीचे यहाँ पर होने लगती है। ये आप लोग कह सकते हो साइडवेज मार्केट कहलाता है। इसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता और एक तरीके से आप लोग कह सकते हो मार्केट एक ही एरिया में ऊपर नीचे होती रहती है, ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर होता है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस होता है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हो अटकी रहती है मार्केट, ग्रोथ इसी के बीच में रुकी रहती है। उसके बाद फिर कभी ये ब्रेकअप करती है या ब्रेक डाउन देती है, तब जाके जो ट्रेंड है वो चलता है, डाउन ट्रेंड जाएगी मार्केट, अप ट्रेंड जाएगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसके बाद पता चलता है। तो कहने का मतलब है मार्केट काफ़ी टाइम तक बीच में फंसी है, वो जो रिटर्न है वो अब ये नहीं दे पा रही जब पहले देती थी, इसको कहा जाता है साइडवेज। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग देखो ना तो जो फैन है इंडिया के मार्केट के वो लगातार इसमें खर्चा इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं और उनका कहना है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, वो कुछ सालों के लिए साइडवेज जाएगी तब भी चलेगा। और पूरी तरीके से इंडिया पे जो आप लोग कह सकते हो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो दिखाया जा रहा है। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो बीजिंग जो है वो भी अपने मार्केट को सपोर्ट करने के लिए टाइम टू टाइम आप लोग कह सकते हो पैसा जो है वो देता आ रहा है, स्टिमुलस जो है वो देता आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसफ़र है मैन्युफैक्चरिंग का चाइना से जो इंडिया में हो रहा था, इसमें थोड़ा बहुत अगर आप लोग देखो ना तो रुकावट भी आ जा रही है बीच बीच में। फिर यूएसए जो है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया के जो टैक्स रूल्स है, टैक्स लॉज है उससे, तो ये भी एक तरीके का नेगेटिव जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या कभी कभार करती भी है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग देखो ना तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कम्प्लीटली भरोसा दिखा रहे हैं इंडिया पे ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईफोन के बारे में आप लोग को मैं बताऊं तो ऐसा बताया जा रहा है कि 7% जितना भी आईफोन आज के टाइम में बनाया जा रहा है, 7% आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो इंडिया में हो रही है। और ये चीज़ कल को अगर आप लोग देखो तो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इंडिया गवर्नमेंट के जो रेटिंग है वो भी अगर आप लोग देखो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बढ़ रही है। जो जेपी मॉर्गन का आप लोग कह सकते हैं सोवरेन बॉन्ड का इंडेक्स है ना, उसमें इंडिया के जो सोवरेन बॉन्ड है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया, जिसके बाद ऐसी बात की जा रही है 100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले कुछ सालों में इंडिया में आ सकता है। तो
ये सब जो पॉजिटिव साइड्स है वो देख के आप लोग ऐसा समझो कि इन्वेस्टर्स जो है ना वो इंडिया पे भरोसा कर रहे हैं, और ये चीज़ शो कर रही है कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि तेज़ी से जो राइज है वो करने वाली है। एक तरीके का स्टेज आप लोग कह सकते हो तैयार है, खाली यहाँ से जो उड़ान भरनी है इंडिया की इकोनॉमी को वो अब शुरू होना है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।